चलो लेट्स स्टार्ट। यार हमने कल अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और उस पे बस मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। बाकी तो सब कुछ खुद ही करना है। आपको ये चेक करना है कौन सा सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में बस फॉर्मूला चेक कर लो, फॉर्मूलेज याद है या नहीं, जो रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। अगर इधर हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में है तो यार इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके से एड ऑन करते चले जाएंगे। और अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और इसमें फिर मैंने आपको एक और चीज बता दी थी कि जैसे अगर दो कैपेसिटर्स हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड, तो फिर इसका C इक्विवेलेंट डायरेक्टली कितना आ जाएगा भाई? इसका हाफ कर देना, मतलब जितने कैपेसिटर हो उतने टर्म से डिवाइड कर देना, तो इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। बिल्कुल हाफ कर देना। अरे थैंक यू काश। और उसके बाद फिर भैया हमारे पास आया था पैरेलल। पैरेलल के केस में डायरेक्टली ऐड ऑन कर देते हैं C1 प्लस C2, इस तरीके से ऐड ऑन होते चले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। सबसे पहले एक काम करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन से ही डील करते हैं, क्योंकि उसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लिया था। तो आजो भैया लेट्स डिस्कस दी होमवर्क क्वेश्चन। अभी सिर्फ पहले कैपेसिटेंस वाला कर रहा हूं, लास्ट में पोटेंशियल वाला करेंगे। गुड इवनिंग मन्नत यार, गुड इवनिंग। यार डायग्राम कुछ इस टाइप का था कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस तरीके से ये डायग्राम, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है बैटरी से। मैंने शायद से, जहां तक मेरे को याद है, मैंने पॉइंट्स मार्क करे थे। ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट ई, एंड दिस पॉइंट इज एफ। यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे। सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने आपको सेम दी थी। सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 10 माइक्रोफेरेड। अब सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, ए और बी, क्या इन दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा बिल्कुल, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। तो यार एक चीज याद रखना, इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है ना, तो आप इस वाले को और इस वाले को कट नहीं कर सकते। बस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये चीज याद रखना, आप इसको कट नहीं कर सकते, चाहे ये बैलेंस हो या ना हो। ए से बी तक जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड हो रहे हैं, आप उसको कट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल प्रतिभा, ए पर हाई होगा और बी पर लो होगा, बिल्कुल सही। अब वेरेज अगर मैं ई और एफ को कंपेयर करूं, तो सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है भी या नहीं। तो यार मैंने देखा कि यस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, क्योंकि जब मैं पी बाय क्यू और आर बाय एस का रेशियो लूंगा, इसका रेशियो सेम आएगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, तो यार कौन से दो पॉइंट्स मेरे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स आ गए हैं? ई एंड एफ। ई एंड एफ इक्वी पोटेंशियल आ गए हैं। तो अब मैं ई और एफ के बीच में चाहे एक कैपेसिटेंस लगाऊं, चाहे दो, चाहे 20, मतलब जितने मर्जी लगा दो भैया, ये हमारा कनेक्शन से हट जाएंगे, क्योंकि यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो ये दो तो कट गए। तो अब साहब देखो, जो सबसे ऊपर कैपेसिटेंस आ रहे हैं, जिनको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ये दो कैपेसिटेंस किस में हो जाएंगे? सीरीज में। ये दोनों कैपेसिटेंस किस में हो जाएंगे? और ये बीच वाला कैपेसिटेंस किस में हो जाएगा? सीरीज में। सीरीज में, तीनों सीरीज में आ रहे हैं अभी। तो हर चीज सीरीज में चल रही है। ऊपर वाले दो कैपेसिटर सीरीज में, बीच में जो एक ब्रांच आ रही है वो वाले भी सीरीज में, और जो सबसे नीचे वाली ब्रांच आ रही है वो भी सीरीज में। तो इसका 10 और इसका 10, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना लिख दूं मैं? वेरी गुड, 5 आ जाएगा, अभी डिस्कस ही किया। इस वाले का भी 5 आ जाएगा और इस वाले का भी 5 आ जाएगा। अब उसके बाद यार अपने आप चेक करो कि ये तीनों ब्रांचेस किस में कनेक्शन हो रही है? पैरेलल में। तो 5 5 और 5, इन तीनों का अगर मैं पैरेलल करूंगा तो पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 माइक्रोफेरेड। तो भैया आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 माइक्रोफेरेड। तो एक बार चेक कर लो आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, बिकॉज काफी लोगों के किसी के आंसर 20 भी आए हैं, किसी के आंसर 40 भी आए हैं। तो एक बार अच्छे से चेक कर लो। गुड आरती, बिल्कुल सही है।
क्लियर सर। डन। क्लियर जो बच्चे भैया कल की क्लास में नहीं थे वो भी चेक कर लें, जैसे आकाश पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। भैया क्लियर है? चलो डन, बढ़िया, गुड उज्जवल। तो यार अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से चेक करो, कैसे सॉल्व करना है इसको भी ध्यान रखना। इस पे एक क्वेश्चन जनरली बहुत रिपीटिव सा आया हुआ है, इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। भैया हमें बोला हुआ है कि ये इस टाइप का सर्किट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पे सब पे अंदर वाले नीचे वाले पे सब पे 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, बाहर वाले ऊपर वाले सब में 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। और अब की बार जो ये चल रही है ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक चल रही है ब्रांचेस। तो एक बार क्वेश्चन चेक करो भाई। अच्छा ठीक है भाई, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। मैंने कहा कि भैया हमारे ए टू बी के बीच में सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और हमारे पास जो बीच में आ रहे हैं लैडर्स टाइप वो 1 माइक्रोफेरेड वाले हैं, वेरस ऊपर वाले सारे 2 माइक्रोफेरेड वाले हैं। और ये ब्रांच अब इनफाइनाइट तक चल रही है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट लैडर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। तो यार इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे सी इक्विवेलेंट? तो भैया सॉल्व करना स्टार्ट करें। यस चलो डन। यस सर। आ जाओ भाई। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको चेक करना है कि ब्रांचेस ने रिपीट होना कहां से शुरू किया है। तो यार ये 1 तो पहली बार आया, ये 2 भी पहली बार आया, उसके बाद मैंने क्या देखा कि रिपीटेशन चालू हो गया है। करेक्ट। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चेक करोगे सबसे पहले कि भैया ब्रांचेस ने रिपीट होना कहां से शुरू किया है, वहां से सर्किट को तोड़ दो। तो भैया मैंने देखा कि ब्रांच ने यहां से रिपीट होना स्टार्ट किया है, तो यहां से मैंने ब्रांच को कट कर दिया है। एक बार चेक करो, ये वाली बात क्लियर हुई? यस यस सर। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि यार यहां से लेकर पूरे राइट साइड में इनफाइनाइट कैपेसिटेंस आ रहे हैं, बहुत सारे कैपेसिटेंस आ रहे हैं इनफाइनाइट। तो यार बहुत सारे कैपेसिटेंस आ रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो टोटल आएगा ना, उनका Yes, इक्विवेलेंट sir. फाइंड करूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ही आएगी। तो भाई Yes. मैंने इसकी वैल्यू अज्यूम कर ली। मैंने कहा राइट साइड जो मेरे पास इनफाइनाइट कैपेसिटेंस आ रहे थे भैया उसकी वैल्यू सी इक्विवेलेंट डैश मैंने सी अज्यूम कर लिया। ऐसा कोई भी एक वेरिएबल अज्यूम कर लेना। तो स्टेप फिर से 2 रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, ब्रांच का रिपीटेशन तोड़ दिया। उसके बाद जो इनफाइनाइट बहुत सारे कैपेसिटेंस आ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस आएगा, उनका कैपेसिटेंस मैंने अज्यूम कर लिया कोई भी एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने, सी। आपको जो मन करे आप उससे अज्यूम कर सकते हो। तो अब आप सिंप्लीफाइड डायग्राम देखो कि इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसे बना होगा, जैसे हमने कल की क्लास में किया। भैया मेरा स्टार्टिंग में 1 वाला एज इट इज है, इसके ऊपर वाला 2 भी एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसके साथ बहुत सारे कैपेसिटर आ रहे थे और उन बहुत सारे कैपेसिटेंस का मैंने फाइंड कर लिया इक्विवेलेंट और उसको रखा सी। तो ये 2 और यहाँ पे बीच में 1। अब मेरे को यहां तक भी बता दो यार, सबको सिंप्लीफाइड डायग्राम बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. डन। यस सर। अगर आप सिंप्लीफाइड डायग्राम क्लियर है तो आप मेरे को बताओ ये ऊपर वाला 2 और ये वाला सी, ये दोनों किस में आ रहे हैं? कल इस टाइप का क्वेश्चन किया है हमने Series. सीरीज में। तो ऐसा करते हैं इन दोनों को सीरीज में ऐड कर देते हैं। यार सीरीज में ऐड करने का मैंने फॉर्मूला अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया है कि जब भी 2 कैपेसिटर सीरीज में हो भैया आप अपना डायरेक्ट शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इधर हम वही करेंगे कि हम 2 और सी का एक सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। भैया ये आ गया मेरे पास। उसके बाद फिर से सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करो। उसके बाद फिर से सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं भैया। इसके बाद सिंप्लीफाइड डायग्राम बनेगा कि मेरे पास एक कैपेसिटर आ गया और एक यहाँ पे 1 वाला। 1 वाले के साथ तो अभी हमने कोई छेड़खानी करी ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करे। ये ए, ये बी, और ये हो गया 2 और सी का कॉम्बिनेशन। 2 और सी का कॉम्बिनेशन अभी अभी हमने देखा 2c डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब मेरे को बताओ ये दोनों कैपेसिटेंस किस में दिख रहे हैं आपको? Parallel. और पैरेलल में दोनों डायरेक्टली क्या हो जाते हैं? Add.
तो भैया इनको डायरेक्टली ऐड कर दो, बिल्कुल सही, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर दो। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2c/2 + c + 1, डायरेक्टली ऐड कर दिया। ये मेरे को टोटल किसकी वैल्यू देंगे? टोटल सी इक्विवेलेंट की वैल्यू देंगे बिटवीन ए बी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब एक चीज बताओ भैया, जैसे वो कहावत है कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिया तो क्या उसके पानी में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। No, तो sir. इधर भी बिल्कुल एक तरीके से वही फालतू सा लॉजिक है भाई। बिल्कुल क्या कर रहे हैं कि जब मैंने इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का टोटल को सी मान लिया था, भाई मेरे पास इनफाइनाइट कैपेसिटर आ रहे थे जब राइट साइड में, उनको मैंने सी मान लिया था, तो उसके अंदर एक छोटा सा 2 और एक छोटा सा 1 क्या कोई डिफरेंस लेके आ पाएगा? भैया वो No. कोई डिफरेंस लेके नहीं No, आ sir. पाएगा। तो इसको टोटल हम फिर से किससे इक्वेट कर देंगे? सी से ही इक्वेट कर देंगे। बस सीधा सा फंडा कि भैया जब मैंने इनफाइनाइट का सी मान लिया तो सबका टोटल भी सी ही आएगा। तो यार ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। तो देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2c, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2 + c इज इक्वल्स टू c इंटू 2 + c। एलसीएम लेके सॉल्व किया है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 + 3c इज इक्वल्स टू 2c + c²। तो फाइनल इक्वेशन आएगी c² - c - 2 इक्वल्स टू 1। भैया इतना तो 12th वाले स्टूडेंट हो, इतना तो आता ही होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मेरे को Yes. बताओ कौन से दो टर्म्स आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करके -2 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1 आ जाए? भैया एक आएगा c -2 और एक आएगा c + Plus 1। 1. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा c = 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा c = -1। कैपेसिटेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये सब वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो भैया माइनस वाले टर्म को निगलेक्ट कर दो तो फाइनल सी इक्विवेलेंट टोटल कितना आ रहा है मेरा ए और बी के बीच में? भैया 2 माइक्रोफेरेड आ रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। सर प्रीवियस स्लाइड। ये लो मान ली। तो सब एक बार स्टेप्स अच्छे से चेक करें और देखें भैया कोई डाउट है तो पूछो। डन। सर डन। डन। ठीक है प्रतिभा, आपको ये डाउट है कि हमने टोटल को सी क्यों माना। प्रतिभा इस डायग्राम से देखो, मैंने कहा कि मैंने ये जो ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करी है उसके राइट साइड, ब्लू कलर की लाइन के राइट साइड बहुत सारे कैपेसिटेंस आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? इनफाइनाइट आ रहे हैं। तो उन इनफाइनाइट का मैंने टोटल कितना अज्यूम कर लिया कि टोटल कितना आ रहा था? सी आ रहा था। अब प्रतिभा जब मैंने इनफाइनाइट का टोटल सी अज्यूम कर लिया है तो इस इनफाइनाइट के अंदर अगर मैं इस वाले 2 को सॉल्व कर रहा हूं और इस वाले 1 को सॉल्व कर रहा हूं तो भैया कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं एक बात खुद सोचो, जब मैंने 10,000 कैपेसिटर के लिए टोटल फाइंड कर लिया तो 10,000 के अंदर अगर मैं एक कैपेसिटर ऐड भी कर दूं तो वो कोई फर्क नहीं ला सकता। तो इधर भी वही चीज हो रही है कि इनफाइनाइट के लिए जो मैंने फाइंड किया उसमें 2 और 1 के लिए भले ही सॉल्व कर रहा हूं लेकिन वैल्यू वही आएगी जो मैंने इनफाइनाइट के लिए अज्यूम करी है। प्रतिभा क्या अब क्लियर है या रिपीट करना है? ऋत्विका अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस हुआ तो फिर तो आपको नॉर्मल सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तो और कोई तरीका है ही नहीं। यू हैव टू सॉल्व सीरीज पैरेलल कनेक्शन से। और अगर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन भी नहीं बन रहा है बाय चांस कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर तो हमारे पास एक लास्ट रामबाण इलाज जो कहते हैं कि भैया उससे तो हर टाइप का सर्किट सॉल्व हो जाएगा, दैट इज किरचॉफ रूल। और किरचॉफ रूल कैपेसिटर्स में भी अप्लाई होता है, रेजिस्टेंस में भी अप्लाई होता है, लेकिन वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ेंगे, लेकिन अप्लाई वो हर जगह होता है। ठीक है चलो, तो भैया एक काम करो, अगर आपको ये समझ में आ गया है ना तो जैसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, सेम क्वेश्चन है बस वैल्यूज चेंज कर रहा हूं मैं। उसके लिए आप फाइंड क्या करके दोगे? सी इक्विवेलेंट फाइंड करके दोगे। सेम क्वेश्चन है बस वैल्यूज चेंज है। कि भैया आउटर वाले ये सारे ऊपर वाले कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, और बीच में जितने भी कैपेसिटेंस आ रहे हैं दैट इज 2 माइक्रोफेरेड।
फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब फटाफट इसको खत्म करो और मेरे को बताओ कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भैया, डाइलेक्ट्रिक पे। डन सर। डन, चलो सर 1 मिनट। ठीक है, कर लो, आराम से कर लो। सर डन। डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ यार सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इससे कोई डिफिकल्ट नहीं है। आ जाओ भैया, लिखो हेडिंग डाई इलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया हुआ है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? Converting insulator to a conductor. वो तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। डाई इलेक्ट्रिक अभी आपने बता ही दिया यार एक तरीके से। डाई इलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेटर। तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? इंसुलेटर को कंडक्टर में कन्वर्ट करना। वेरी गुड उज्जवल। तो डाई इलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, एक ही बात है बिल्कुल, जो एक्ट एज अ इंसुलेटर करता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। यार अभी तक हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि यार ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया। मैंने आपको बोल दिया था कि यार इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी थी उसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया मैंने इन प्लेट्स के एरिया ए अज्यूम कर लिया था और इनके बीच का डिस्टेंस डी अज्यूम कर लिया था। तो फटाफट मेरे को इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद दिलाओ, क्या था इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? A epsilon 4 naught pi upon D. epsilon नॉट ए बाई डी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए था, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। वेरी गुड। अब यार हमें ये चीज पता चल गई थी ना कि ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है इसका कैपेसिटेंस। तो Yes अब हम यही करेंगे भैया, इसका कैपेसिटेंस के सराउंडिंग मीडियम को चेंज कर देंगे। मैं इन दो कैपेसिटर के बीच में अभी एयर है, तो यार एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है। मैंने बताया था एयर के लिए वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस एक तरीके से ध्यान रखना, एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भैया जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में कोई इंसुलेटर मटेरियल डाल दूं तो भैया उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तो लेट होगा। और अगर उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा तो मतलब अब आप इस पे क्या कर सकते हो? अब आप इस पे ज्यादा चार्ज स्टोर करा सकते हो। तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? increase हो जाए। इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। बढ़िया। तो अब हमें यही डेरिवेशन करनी है, तो प्लीज इसकी डेरिवेशन अच्छे से चेक करना। सबसे पहले डिफरेंस समझो बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहला डिफरेंस वो समझो, तभी चीजें क्लियर होंगी। भाई सपोज मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यार यहां पे मेरे पास कोई एक प्लेट है और इसके साथ में मैंने कोई एक कंडक्टर रख दिया है। ये कोई कंडक्टर है, ठीक। इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो अब देखो क्या होगा यार, अगर ये कंडक्टर है ना तो इसकी वजह से क्या होगा, इस सारा नेगेटिव चार्ज यहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा? मैंने आपको इंडक्शन सिखाया था। कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है भैया, वापस छोड़ दो इसको, दूसरे तरीके से समझाता हूं, रुक जाओ। प्रतिभा पहले तो आपका डाउट ये है कि सर कैपेसिटेंस तो एक कांस्टेंट होता है, वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? तो इधर समझो। आकाश आपका आंसर सही है, गुड। प्रतिभा मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है भैया? कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इन तीनों में से किसी भी एक फैक्टर को चेंज कर दूं फिर तो कैपेसिटेंस चेंज होगा ना। यस सर। तो प्रतिभा इधर हम वही कर रहे हैं, मैं अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं कर रहा भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक वाटर बॉटल है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि भाई मेरे पास एक वाटर बॉटल है जिसकी कैपेसिटी सपोज 1 लीटर है। तो इसके अंदर मैं मैक्सिमम चार्ज 1 लीटर ऑफ वाटर स्टोर कर सकता हूं या इससे कम भी कर सकता हूं। तो इसकी कैपेसिटी तो कांस्टेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैं बॉटल का साइज ही इंक्रीज कर दूं या बॉटल को और एक्सपैंड कर दूं फिर उसकी कैपेसिटी 1 लीटर ही रहेगी या ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी?
चेंज हो जाएगी या नहीं होगी? यस सर। तो इधर हम वही कर रहे हैं। अब मैं जो वाटर बॉटल है उसके लिए मतलब उसका एक तरीके से लेंथ, एरिया या कुछ ना कुछ चीजें ही चेंज कर रहा हूं, तो भैया उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। तो इधर मैं सराउंडिंग मीडियम चेंज कर रहा हूं ताकि भैया उसके कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाए, और कैपेसिटेंस इंक्रीज करने की वजह से उस पर ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था वो समझो। यार मैंने इधर एक पॉजिटिव प्लेट रखी है, इधर एक नेगेटिव प्लेट रखी है, और सपोज इनके बीच में मैंने एक कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया, कोई भी एक कंडक्टिंग की स्लैब रख दी है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या रखा है भैया, कंडक्टिंग स्लैब। इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव क्यू, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव क्यू। पहले क्या हो रहा था कि पहले पॉजिटिव चार्ज की जो पहले मतलब प्लेट 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पूरी की पूरी प्लेट 2 तक जा पा रही थी, क्योंकि बीच में एयर है और एयर इतना ज्यादा इंटरफेरेंस करती ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट वैक्यूम की तरह एक्ट करती है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है भैया, इन दोनों के बीच में मैंने कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया, तो इंटरफेरेंस होगा भैया, ये इंटरफेरेंस करेगा कुछ ना कुछ। अब इंटरफेरेंस कैसे करेगा उस चीज को समझो। कंडक्टर की खासियत क्या होती है भैया, जितना चार्ज चाहिए ये उतना चार्ज प्रोवाइड कर देगा। तो जितना चार्ज मेरा राइट में है, मतलब ये पॉजिटिव है जितना मेरे पास, ये उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट करा देगा, तो यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, मेरी प्लेट 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस कंडक्टिंग मटेरियल पे ही आके खत्म हो जाएगी, वो प्लेट 2 से इंटरेक्ट ही नहीं करेगी। क्या यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। डन। अब यार कंडक्टर की दूसरी खासियत क्या होती है कि कंडक्टर के अंदर आपको यह चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता है या कंडक्टर के सरफेस पे रहता है हमेशा? सरफेस पे। सरफेस भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेपर वेट ले लो, ये मेरे पास एक पेपर वेट है, सपोज अज्यूम कर लो कि भैया ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर से ना, ये हॉलो नहीं है, भरा पड़ा ही है, पेपर वेट है तो अंदर कुछ ना कुछ भरा पड़ा है, अगर मैं इसको चार्ज कर दूं रब करके, तो जो चार्ज है क्या वो अंदर भी चले जाएगा या जो भी चार्ज है वो सिर्फ इसके बाहर बाहर ही रहेगा? बताओ। तो भैया वेरी गुड आरती, भैया कंडक्टर की खासियत ही यही होती है कि चार्ज रिपेल करते हैं और वो मूव कर सकते हैं। सिंस चार्ज रिपेल करके मूव कर सकते हैं तो सारा का सारा चार्ज सिर्फ इसके बाहर ही रहेगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा कितनी होगी? 0 जीरो। अब याद रखो वो जीरो हो क्यों रही है, अब इस चीज को ध्यान दो, समझो वो जीरो क्यों हो रही है। यार जो मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ना पैरेलल प्लेट एयर के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो ई नॉट। तो भैया ये जो रेड कलर की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ई नॉट। अब आप देखो इस कंडक्टर के अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। भैया कंडक्टर की खासियत क्या होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अंदर भी हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 जीरो हो जाएगी। भैया आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है? यस सर डन। ये कब होगा, जब हम कंडक्टिंग मटेरियल डाल देंगे, जब हमें कंडक्टिंग मटेरियल। लेकिन अब नेक्स्ट चीज समझो, इसी के ऊपर पूरी डेरिवेशन करनी है। भैया ये मैंने कैपेसिटर प्लेट ली, ये मैंने दूसरी कैपेसिटर प्लेट ली, और इनके बीच में मैंने आपको डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल डाल दिया है। ये हो गया हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इंसुलेटर। तनिष्का एक मिनट कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड शो करूंगा। भैया नॉन कंडक्टिंग, तो यार नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, जितना चार्ज हमें चाहिए ये उतना चार्ज प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, क्योंकि कंडक्ट मतलब इंसुलेटर के अंदर चार्ज तो फ्री होते ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का नेगेटिव तो आ जाएगा, यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बन रही है और जो बाहर बन रही है, क्या वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी? नो सर भैया अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होंगी। तो अगर अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है तो अब की बार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट नहीं होंगी।
भैया चेक करना ये चीज, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट नहीं होगी। तो अब की बार मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा? सपोज बाहर वाली तो अभी भी ई नॉट है, अंदर वाली ई इन लिख लो, तो अब की बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूं मैं? E naught plus En. प्लस क्यों लिखेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो माइनस ई नॉट E naught माइनस ई माइनस इन, E है। एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मीडियम। ई एम लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मीडियम। वेरी गुड, इट मींस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब डेरिवेशन अभी करते हैं। आप पहले यहां तक पूरा जो भी नोट डाउन करना है वो कर लो, ये लो, जो भी नोट डाउन करना है भैया कर लो, फिर अब डेरिवेशन करते हैं और फिर आगे फटाफट कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। The next slide. नेक्स्ट स्लाइड, ये लो, Thank you, sir. Done. डन। ठीक है भाई, बाकी लोगों का भी चेक कर लें, बाकी लोगों का भी हो गया है, डन। मेरे को लग रहा है नेट इश्यूज है, काफी लोगों का भैया आ रहे हैं जा रहे हैं, लॉग इन लॉग आउट हो रहा है, Yes, sir. बारिश हो रही है ना? बारिश हो रही है। ओके, So previous slide. प्रीवियस स्लाइड, ये लो प्रीवियस स्लाइड, Done, sir. डन, बढ़िया। चलो तो यार अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपका हो गया है। आ जाओ भैया, हमें कैलकुलेट करना है जितने यहाँ पे, आज तो पता नहीं भैया मैं टेम्परेचर देखता भी नहीं। चलो इधर, तो यार मेरे को कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो Q बाई V ये फॉर्मूला था। Q को एज इट इज छोड़ दो, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करते जा रहा हूं, आप स्टेप्स चेक करते जाना। भैया V का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते जा रहा हूं, प्लीज चेक करो। Q डिवाइडेड बाय भैया टोटल डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट था D, और कैपेसिटर की मतलब जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसकी थिकनेस ले लो T, ये थिकनेस ले ली T, और ये कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस ले लिया D। तो मेरे पास जो रेड कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने रीजन में बन रही है? रेड कलर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D माइनस T रीजन में बन रही है। यस सर। और जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EM आ रहा है वो कौन से रीजन में बन रही है? वो सिर्फ T रीजन में बन रही है। यस सर। भैया यहां तक का स्टेप भी सबको क्लियर है? Yes, यस sir. सर। डन। अब क्या करेंगे भैया, EM की वैल्यू रख देंगे। EM की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका गिवन होगा मटेरियल का। भैया हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करो सिंप्लीफाई करके क्या फाइनल आंसर आ रहा है। तो भैया मेरे पास आ रहा है C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया, E नॉट को लिया कॉमन, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच रहा है D माइनस टी प्लस T बाई K। सब लोग यहां तक के स्टेप भी चेक करो, और कोई डाउट है तो पूछो। Done. डन। डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं, नहीं तो मैं डेरिवेशन कराता भी नहीं है। Yes, sir. चलो अब यार लास्ट स्टेप, E नॉट की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है फॉर अ पैरेलल प्लेट? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइड में लिख रहा हूं, डायरेक्टली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। भैया E नॉट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट्स के लिए, सिग्मा का फॉर्मूला Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास ऊपर चले जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे रह जाएगा हमारे पास Q एंड इनटू ब्रैकेट वाला टर्म ये जो भी है D माइनस टी प्लस T बाई K। भैया एक तो मेरे प्लस और T में कंफ्यूज मत हो जाना, सेम सेम से लगेंगे कहीं कहीं। Q और Q कट गया, तो फाइनल फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा आपको, E नॉट A बाय D माइनस टी प्लस T बाई K। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें एक स्पेशल केस अज्यूम कर लेंगे। क्या स्पेशल केस अज्यूम कर लेंगे? कि भैया जो ये मैंने डाइलेक्ट्रिक डाली है ना, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा, मतलब दोनों प्लेट्स के बिल्कुल फिल कर दिया, ऐसे मेरे दोनों प्लेट्स के बीच में है बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक। तो इस केस में T की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? D। वेरी गुड भैया, T की वैल्यू D के बराबर हो जाएगी, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है भैया? जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये वाला भी याद रखना है, लेकिन हाँ यूज करने के लिए 95% ऑफ द केसेस में यही वाला आएगा। तो मुझे इधर देखो कि जब लास्ट चीज सुन लो बस,
कि जब यार हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस आ रहा था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? Increase. तो भैया याद रखना कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। के टाइम्स मतलब डाइलेक्ट्रिक टाइम्स इंक्रीज कर जाता है जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। तो फटाफट आप इस डेरिवेशन को खत्म करें और आगे चेक करें। एंड गिव मी अ मिनट प्लीज, आप इसको नोट डाउन करो यार। चलें आगे बढ़ें, इसी टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. चलो डन, आगे आ जाओ इसी टॉपिक पे। यार अब क्या होगा, जो हमने ये कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ा ना सीरीज और पैरेलल में, अब यही सेम क्वेश्चन आएंगे लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के साथ आएंगे। तो एक क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। भैया सबसे पहला क्वेश्चन मतलब सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये मेरा एक डाइलेक्ट मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर मैंने दो डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K1 और एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K2। ये हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है बैटरी के टर्मिनल से पॉइंट ए पॉइंट बी। कैपेसिटर की प्लेट का एरिया, ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इसका एरिया, भैया हमें इसका एरिया गिवन है ए, और जो डिस्टेंस है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वो हमें गिवन है डिस्टेंस डी। तो मतलब इस डिस्टेंस को ले लो d/2 चेक करो पहले, डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. डन। तो यार एक चीज बताओ, इधर डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से एरिया डिवाइड हो रहा है या डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है? Distance. भैया K1 डाइलेक्ट्रिक मतलब जैसे इस तरीके से समझना यार, समझाने के लिए कि यार जैसे दो फोन्स होंगे या दो चीजें ले रहा हूं मैं, ये मेरे हाथ कैपेसिटर प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट, ये एक प्लेट हो गया और ऐसे ही सपोज ये दूसरा प्लेट हो गया। तो भैया दोनों तो पूरा का पूरा मेरा हाथ कवर कर रहे हैं ना, तो एरिया तो सेम है लेकिन दोनों डिवाइड क्या कर रहे हैं भैया? फोन कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहा है और दूसरी वाली चीज अलग कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रही है, तो इधर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। तो याद रखो जब डिस्टेंस डिवाइड होगा ना तो इसको हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं? ऋत्विका अभी रिपीट कर देता हूं, टेंशन ना लो। तो यार इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को कुछ इस तरीके से कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, एक पे सिर्फ K1 है एक पे सिर्फ K2 है, इसका एरिया A हो गया, इसका डिस्टेंस d/2 हो गया, इसका एरिया अभी भी A है, इसका डिस्टेंस d/2 है। इसको सपोज C1 ले लो, इसको C2 ले लो, तो भैया आप C1 C2 की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हो ना। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्या कर दूंगा मैं? d/2। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा? K2 K2. एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d/2। आपको पता है ये दोनों सीरीज में है, तो फिर भैया फाइनल C इक्विवेलेंट निकाल ही लोगे 1/C1 प्लस 1/C2 करके। हाँ या Yes, ना? sir. बस तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको याद क्या रखना है यार, जब भी डिस्टेंस डिवाइड होगा तो मतलब वो दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में आएंगे? वो दोनों कैपेसिटर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। चेक करो किस किस को डाउट है, किस किस के लिए रिपीट करना है भाई। सर रिपीट कर दो। रिपीट करना है शिवानी, चलो डन। प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट रुको, रिपीट ही कर रहा हूँ ना यहाँ पे, टेंशन मत लो। काफी लोगों का आया भाई रिपीट करना है, डन। यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने दो मटेरियल्स लिए हैं, अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझाने के लिए। ये दो अलग अलग मटेरियल्स के डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। अब मेरे को चेक करो कि ये जो दोनों मैंने मटेरियल डाले हैं,
ये क्या प्लेट का पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं या कुछ ना कुछ आधा आधा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था, मेरे हाथ को कैपेसिटर प्लेट मानो और ये मेरे सेलफोन को मानो एक डाइलेक्ट्रिक ग्रीन कलर वाला। तो मेरे को बताओ कि ये पूरा का पूरा हाथ ऑक्यूपाई कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कम ज्यादा चल रहा है? पूरा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो मतलब एरिया तो सबके लिए सेम आ रहा है, ए। एक बार यहां तक वाला पॉइंट चेक करके बताओ, किसी को यहां तक कोई डाउट आ रहा है क्या? नो सर। डन। अब क्या हो रहा है कि यार ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कैपेसिटर के पूरे डिस्टेंस पे नहीं है, ये कुछ ना कुछ आधे डिस्टेंस पे है। सिमिलरली ये वाला डाइलेक्ट्रिक भी पूरे उसको फिल नहीं कर रहा है, ये कैपेसिटर के आधे गैप को फिल कर रहा है। तो जब कैपेसिटर का गैप डिवाइड हो रहा हो, मतलब कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस डिवाइड हो रहा हो, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए तो मैं इनको इस तरीके से अलग अलग करके ड्रॉ कर सकता हूं कि भैया ये ग्रीन कलर वाला डाइलेक्ट्रिक था और ये ब्लू कलर वाला डाइलेक्ट्रिक था। तो इन दोनों के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लो, K1 एप्सिलॉन A, बस डिस्टेंस की वैल्यू D की जगह क्या हो जाएगी, D/2। सिमिलरली मैं C2 भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। ऊपर से फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका सी इक्विवेलेंट फाइंड करना आपको आता ही है। चेक करो, अब क्लियर हो गया? यस सर। या अभी भी कोई और एग्जांपल से समझाना है? एग्जांपल बहुत है। डन, सर क्लियर है। प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस मतलब ये वाली कह रहे हो? यस सर, डन डन, चलो सर, डन। नेक्स्ट पे आ जाता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। एरिया वाला कॉन्सेप्ट ऋतिका आप कह रहे हो अभी भी क्लियर नहीं है कि एरिया सेम क्यों आ रहा है। चलो ठीक है, दूसरे तरीके से समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट भैया, किसके लिए प्रीवियस स्लाइड? ये लो प्रीवियस स्लाइड देखो पहले फटाफट। सिमरन आप कंप्लीट करो, ऋत्विका आप इधर देखो। ऋत्विका ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है? ये इस बुक का जो ये कवर है, ये वाला कवर, इसको मान लो पैरेलल प्लेट का पहली प्लेट, प्लेट 1, और इसको मान लो आप प्लेट 2। पहले ऋत्विका यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। डन। अब क्या कर दिया ऋतिका, मैंने इसके अंदर है ना, ये बुक को इस तरीके से देख लो, इस बुक के अंदर मैंने ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, मतलब दो अलग अलग पेजेस डाल दिए इस तरीके से। तो मेरे को बताओ ये पेजेस पूरे कवर को कवर कर रहे हैं मतलब, या सिर्फ आधे ही पेजेस है मेरे पास? पूरे है ना? सर पूरे कवर को कवर कर रहे तो हैं। मतलब भैया इसका पूरा एरिया, मतलब जो ये पूरा एरिया ले रहे थे, इसके अंदर जो मैंने पेजेस डाले वो भी पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है? लेकिन बस मैंने कर क्या दिया, बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन दो बुक को एक सिंगल बुक बनाना चाहता हूं, तो सिंगल बुक कैसे बनाऊं? सीरीज में जोड़ के या एक के ऊपर एक जोड़ के? सीरीज में जोड़ के। तो बस ये वो सीरीज कनेक्शन। ऋत्विका आप थोड़ा सा क्लियर है या अभी भी कुछ और तरीका है? सर क्लियर है। क्लियर सर है, क्लियर है। डन, चलो बढ़िया। अब पैरेलल वाला समझा दो, फिर से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही है भैया, पैरेलल वाला समझो अब। यार पैरेलल वाले में क्या कर रहे हैं हम, ये सपोज हमारी कैपेसिटर की प्लेट है, और अब की बार जो मैंने डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, मतलब आधा ऊपर अलग डाला है और आधा नीचे अलग डाला है, ऊपर ग्रीन कलर वाले से डिनोट कर लो और ये नीचे अलग कर लो। तो मेरे को बताओ ये जो ग्रीन कलर है ये कैपेसिटर के पूरे गैप के बीच में है या आधे गैप के बीच में है? पूरे गैप के। पूरे गैप के बीच में है। वेयरएज जो ब्लू कलर वाला है वो भी कैपेसिटर के पूरे गैप के बीच में है। तो इधर डिस्टेंस डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इधर एरिया डिवाइड हो रहा है। कैसे भैया? ये प्लेट का सिर्फ आधा ही एरिया ले पा रहे हैं और ये भी सिर्फ प्लेट का आधा ही एरिया ले पा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब क्या करोगे, ऊपर वाले को K1 मान लो, नीचे वाले को K2 मान लो। तो भैया अब डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा कि अब डिस्टेंस डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप ऊपर वाले को एक कैपेसिटर मानोगे और नीचे वाले को एक दूसरा कैपेसिटर मानोगे, जिसके लिए डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है। तो ये हो गया K1, एरिया इसके लिए A2 और डिस्टेंस इसके लिए D। ये डाइलेक्ट्रिक K2, इसके लिए एरिया A/2 और डिस्टेंस अभी भी D ही है। भैया आई होप पैरेलल वाला ज्यादा इजी समझ में आ रहा होगा। यस सर। तो C1 की वैल्यू अब कितनी लिखूंगा? K1 एप्सिलॉन एरिया की जगह अब क्या कर दूंगा, A/2। सिमिलरली C2 कैसे कैलकुलेट करूंगा? K2
एप्सिलॉन नॉट एरिया की जगह क्या लिखूंगा, a/2 और डिस्टेंस एज इट इज। ये दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, C1 + C2 करके आ जाएगा। चेक करो अब क्वेश्चन में कितनी क्लैरिटी है कितनी नहीं है कॉन्सेप्ट में। चलो डन। तो भैया आप लोग कह रहे हो क्लैरिटी है, डन। डन, बढ़िया। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चेक करो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप बस ये बता देना सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है क्या है, उस हिसाब से आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूं, उसके बाद फिर भैया बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यार, बार बार मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे वर्टिकल प्लेट बना रहा हूं ना अब, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि वो पैरेलल प्लेट्स को ऐसे वर्टिकल ना बनाए, ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाए। अगर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल में समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायग्राम को अपने आप क्या कर देना, टिल्ट करके वर्टिकल इमेजिन कर लेना। तो भैया ये लो क्वेश्चन, तनीषा प्रीवियस स्लाइड ये लो, पहले प्रीवियस स्लाइड नोट डाउन करो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। तनीषा हो गया आपका डन, चलो बढ़िया। तो भैया डायग्राम देख लो, डायग्राम क्या है, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, और हमने डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है सिर्फ इतने वाले हिस्से पे। इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लो। भैया हमें गिवन है ये डिस्टेंस कितना ले रहा है, ये डिस्टेंस D/2 ले रहा है, और ये एरिया भी कितना ले रहा है, ये एरिया A/2 ले रहा है। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो भैया मैं स्टेप समझा रहा हूं, चेक करो। सबसे पहले आप एक काम कर दो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, हॉरिजॉन्टल समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस डायग्राम को अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए भैया वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन आपको प्रैक्टिस में लेके आना है कि आप हॉरिजॉन्टल डायग्राम को भी अच्छे से ड्रॉ कर सको, इमेजिन कर सको, प्रैक्टिस में लेके आना इस चीज को। तो भैया ये मैंने टर्मिनल A टर्मिनल B, बेचारा मेरा ये जो डाई इलेक्ट्रिक है वो कहाँ फिट है, वो यहाँ ऐसे कोने में फिट है। चेक करो भैया यहां तक की चीजें डायग्राम इमेजिन हो गई हैं, यस डन। तो यार एक बात बताओ कि ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप क्या करोगे ना, इसको आप बेसिकली 4 हिस्सों में या 3 सेगमेंट्स में तोड़ोगे। एक सेगमेंट आएगा ऊपर वाला पूरा, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो इसको मान लो C1। तो मेरे को बताओ C1 के लिए एरिया कितना होगा, C1 के लिए एरिया, भैया C1 के लिए एरिया A/2 हो जाएगा, यस लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, डी डिस्टेंस पूरा का पूरा टोटल D होगा। क्या सबको C1 के लिए वैल्यू समझ में आ रही है, यस सर डन। फिर एक हिस्सा आप ये वाला तोड़ लो, भैया C2, C2 के लिए बताओ एरिया कितना लिखूंगा A/2 और डिस्टेंस कितना लिखूंगा, D-K1 भाई D/2, आधा आधा क्वेश्चन ने बोला हुआ है तो D/2, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत। नो सर सिमिलरली फिर ये बन जाएगा कैपेसिटर 3, इसके लिए एरिया A/2 और डिस्टेंस भी D/2। भैया आप क्या करना, साइड में C1 C2 C3 सबकी वैल्यू लिख देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं जैसे फटाफट। C1 की वैल्यू हो जाएगी, K तो है ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो गया A/2 और डिस्टेंस D हो गया। सिमिलरली C2 की वैल्यू लिखता हूं, C2 में भी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया A/2 है, डिस्टेंस भी D/2 है। फिर C3 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया A/2 है और डिस्टेंस D/2 है। मैंने सबकी वैल्यूज लिख दी, अब डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, सिंपलीफाइड डायग्राम, चेक करो भैया। C1 डायग्राम कुछ बनेगा हमारा इस तरीके से। भैया टेंशन मत लेना, काफी लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा मत सोचना बहुत भारी कॉन्सेप्ट है भैया, सिंपल चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएंगी वो। हमारा फाइनल अल्टीमेट डायग्राम ये बनेगा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ऊपर अकेला C1 था, देखो ऊपर अकेला C1 था, नीचे हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड हो रहे थे, तो ये C2 ये C3,
तो मेरे को बताओ आपका कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। अब C2 C3 किसमें है, सीरीज इनका सीरीज फाइंड करूंगा। फिर उसके बाद सपोज इसको C डैश मान लिया मैंने, C डैश और C1 किसके साथ हैं, वेरी गुड। तो भैया इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, यस सर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हर एक स्टेप्स चेक करो। कैलकुलेशन में नहीं करा रहा आज, क्योंकि कैलकुलेशन कराऊंगा तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आज पूरी क्लास इसी में खत्म हो जाएगी। कैलकुलेशन आपकी होमवर्क है, आप सब मेरे को C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दोगे। मैंने C1 C2 C3 सबकी वैल्यू लिख के दी है, पीछे डायग्राम भी ड्रॉ करके दे दिया, सब कुछ करके दे दिया है। तो याद रखो अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो चुके हैं, एक इनफाइनाइट लैडर और एक इसकी कैलकुलेशन। सर नेक्स्ट स्लाइड शालिनी ये लो। डन सर। डन। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लो होमवर्क के लिए। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और हमारे डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से इंसर्टेड है। ऊपर डाइलेक्ट्रिक K1, इधर डाइलेक्ट्रिक K2, इधर डाइलेक्ट्रिक K3। डिस्टेंस वगैरह सब वही है जो हम अभी तक अज्यूम करते आ रहे हैं, हाफ, इधर भी हाफ। K1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, K1 की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू 2 एंड K3 की वैल्यू 3। भैया आपको फाइंड करके देना है C इक्विवेलेंट बिटवीन दी पॉइंट ए बी। ऋत्विक का कैलकुलेशन चेक करूंगा, अभी ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकता मैं। भैया ये होमवर्क क्वेश्चन जैसे नोट डाउन हो जाए बता देना प्लीज। डन। डन, चलो बढ़िया। प्रीवियस स्लाइड ये लो। भैया याद रखना कल संडे है, आराम से होमवर्क करते रहना, बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे आज। सर कल एक्स्ट्रा क्लास भी है, टेस्ट भी है फिजिक्स का। वो भी है तो कोई बात नहीं, मेरी क्लास कौन सा मंडे को हो जाएगी, मेरी क्लास भी तो थर्सडे को होती है। यस सर। चलो डन, आ जाओ नेक्स्ट पे। भैया अब ये डिफिकल्ट लगेगा समझने में, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग पैरेलल प्लेट्स, ये डिफिकल्ट लगेगा समझने में, तो भैया थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन इस पे बहुत बार आया हुआ है, प्रीवियस नीट में आया हुआ है इसका क्वेश्चन, तो मतलब आप खुद ही सोच लेना, चेक कर लेना, भैया नीट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। भैया अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा कि हमें ना पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ करी हुई मिलेगी, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, और ये फिर लास्ट प्लेट। इस तरीके से कुछ डायग्राम मिलेगा आपको। क्वेश्चन वही कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। अब मैं एक एक स्टेप समझाते जा रहा हूं, प्लीज चेक करना। सबसे पहले तो भैया एक चीज देखो, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो एक चीज देखो, अगर ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है ना, तो आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मान लो, और इसको क्या मान लो आप, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब एक चीज ध्यान देना, आपको क्या करना है, सबसे पहले ना प्लेट की नंबरिंग कर दो। नंबरिंग मतलब इसको 1 नंबर कह दो, इसको 2 नंबर, इसको भैया 3 नंबर, एंड दिस इज प्लेट नंबर 4। तो अगर आप देखो प्लेट 1 और 4 आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर प्लेट 1 और 4 आपस में कनेक्टेड है, तो प्लेट 1 और 4 सीरीज में होनी चाहिए या पैरेलल में होनी चाहिए? सर सीरीज में। वेरी गुड भैया, कि प्लेट 1 और 4 एक तरीके से मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि प्लेट 1 और 4 यार हमारी एक वायर से कनेक्टेड है, तो एक ही कनेक्शन है, तो ये सीरीज कनेक्शन होगा। भाई बहुत बढ़िया, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई है।
अब मेरे को चेक करके बताओ कौन कौन सी प्लेट ऐसी हैं जो डबल शेयरिंग कर रही है, मतलब दो के साथ पैरेलल बना रही है वो। Sir, 2 and 3. 2 and 4. 2 एंड 2 3, and 3. 4 नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि देखो 2 ऊपर वाले के साथ भी पैरेलल बना रही है, नीचे वाले के साथ भी। सिमिलरली 3 भी डबल गेम खेल रही है, ऊपर वाले के साथ भी पैरेलल और नीचे वाले के साथ भी क्या कर रही है, पैरेलल। बेचारा 1 तो शरीफ है, वो सिर्फ 2 के साथ ही पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। 4 वाला भी शरीफ है, वो सिर्फ किसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है, 3 वाले के साथ। तो चलो अब डायग्राम को समझना शुरू कर दो। हम इसको डायग्राम को तोड़ेंगे सीरीज और पैरेलल में। भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको हमेशा डायग्राम ड्रॉ करना पॉइंट ए से, क्योंकि पॉइंट ए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। हमेशा डायग्राम ड्रॉ कर दो पॉइंट ए से। तो बताओ पॉइंट ए से कौन से नंबर की प्लेट निकल रही है, 2. तो 2 So टू कितने के साथ शेयरिंग कर रही है, 2 के साथ। दो तो के याद रखना इसको आप 2 बार ड्रॉ करोगे और पैरेलल में ही ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो 2 वाली का पोटेंशियल हमेशा हाई सेम होना चाहिए। तो इसलिए ये वाली 2 प्लेट और ये वाली 2 प्लेट पैरेलल में ड्रॉ करूंगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। और कितना पोटेंशियल होगा इसका, जितना भैया पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्या ये वाला स्टेप 2 समझ में आया, Yes, sir. रिपीट करना है। एक चीज यहां समझो, Previous slide. हाँ हाँ सुनो तो सही, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। सपोज मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक बैटरी ली है 10 वोल्ट की, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। मेरे को बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में है, Parallel में. पैरेलल में। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, R1 के क्रॉस 10 वोल्ट जितना 10 बैटरी का है, इसका भी कितना होगा 10 volt. जितना बैटरी का है। समझो 10 क्यों, वोल्ट। समझो क्यों। भैया ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, तो यह R1 के भी पॉजिटिव आ जाएगा। 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस 10 होना चाहिए। डिफरेंस 10 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव टर्मिनल किस पे होता है, हाई पोटेंशियल पे। नेगेटिव टर्मिनल किस पे होता है, Low potential. तो सपोज यहाँ पे वैल्यू 50 ले रहा हूं, तो यहाँ पे वैल्यू 40 लेनी पड़ेगी, ताकि 50 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन बस डिफरेंस कितने का मेंटेन होना चाहिए, 10 का। अब मेरे को बताओ इस रेजिस्टेंस का जो ये वाला पॉइंट है, जिसको मैं ये डॉट डॉट बनाए जा रहा हूं, ये पॉजिटिव से ही कनेक्टेड हो रहा है ना। तो पॉजिटिव पे पोटेंशियल कितना था 50, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 50। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये वाला नेगेटिव पे होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा 40। तो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना बन गया 10 volt. सिमिलरली यहाँ पे भी 10 कैसे आया, बिकॉज जितना पॉजिटिव से कनेक्टेड था ये अभी भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जितना नेगेटिव से कनेक्टेड था उतना नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो मैं इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं कि अगर मैं पॉइंट ए से प्लेट कौन सी निकल रही है, प्लेट नंबर 2 निकल रही है, तो प्लेट नंबर 2 को आप 2 बार ड्रॉ कर दो। 2 बार ड्रॉ करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है कि ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगी, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा, और इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, जितना हमारा पॉजिटिव से कनेक्शन चल रहा है। भैया अब समझ में आ गया ये वाली बात, Yes, sir. डन। अब चेक करो प्लेट 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा था, पैरेलल 1 के साथ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है 1, और अभी आप लोगों ने बताया था 1 और 4 आपस में कनेक्टेड किसमें है, सीरीज में। पहले अब सब लोग प्लीज यहां तक का डायग्राम चेक करो, उसके बाद ही आगे समझाऊंगा। यहां तक का डायग्राम किस किस को डाउट है वो बोलो। Done. भैया अभी तक किसी ने नहीं बोला डाउट है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्लेट 4 पे आ जाओ। प्लेट 4 तो शरीफ था, प्लेट 4 तो सिर्फ एक ही के साथ शेयरिंग कर रहा था, किसके साथ, 1 के साथ। 1 के साथ So नहीं, 3 के साथ। 3 के साथ, वेरी गुड। और 3 किससे कनेक्टेड है, पॉइंट बी से, पॉइंट बी से। लेकिन अब फिर से वही वाली बात, 3 भी तो डबल शेयरिंग कर रही है, तो 3 को भी कितनी बार ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 बार। और 2 बार किस में ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेलल में। तो 3 से ही वायर लेके आया हूं और इसको पैरेलल में ड्रॉ कर दिया, ताकि 2 और 3 की भी शेयरिंग हो जाए। चेक कर लो, ये मैंने पूरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। किस किस को डाउट आ रहा है अच्छे से चेक करो।
एक बार खुद से ड्रॉ करके चेक करना है कि सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन ने कहा है सारी प्लेट्स का एरिया सेम है, सारी प्लेट्स का डिस्टेंस सेम है, तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। तो ऊपर वाले दो सी किसमें दिख रहे हैं आपको? सीरीज में। और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें आएगा? पैरेलल में। तो भैया इसका सी इक्विवेलेंट फाइंड कर देता हूं मैं। सी की वैल्यू होगी एप्सिलॉन ए बाई डी। पहले ऊपर दोनों वाले सीरीज में हैं, तो सबसे पहले उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? सी बाई टू। और फिर उसके साथ पैरेलल में है, तो सी बाई टू प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2c। तो फाइनल आंसर लिखोगे 3/2 एप्सिलॉन ए बाई डी। चेक करो कहां कहां डाउट है। पूरा क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद होमवर्क मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद होमवर्क मिलेगा आपको। डन सर। डन। तो चलो आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लो, आराम से कर लो। डन सर। डन। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, ये ए से कनेक्टेड, ये बी से कनेक्टेड। एक काम करते हैं, पहले आप पहले 2-3 मिनट लो आराम से, और पहले आप इसका डायग्राम एक बार खुद से ट्राई करो ड्रॉ करने की। एक बार खुद से डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। उसके बाद मेरे को तो समझाना ही है, हम वेरीफाई कर लेंगे आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि आपको पता चल जाए कहां गलती कर रहे हो कहां सही कर रहे हो। एक बार खुद से ट्राई करो। भैया स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जा रही है, सब लोगों का लगता है ऐसा हो गया कि भैया शाम वाली क्लास में थक जाते हैं भैया। डन सर। चलो एक मिनट। हाँ जाओ भैया, अब डायग्राम वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, चेक करते हैं किस किस का सही आ रहा है किस किस का गलत आ रहा है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, स्टार्टिंग कहां से करनी है? ए से करनी है। तो मेरे को बताओ, ए से आ रही है प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 2 को कितनी बार ड्रॉ करना है? 2 टाइम। 2 बार ड्रॉ करना है। वेरी गुड, क्योंकि 2 के साथ शेयरिंग कर रही है। तो भैया प्लेट Parallel. नंबर 2 को 2 बार ड्रॉ कर दिया मैंने। इसको पहले लिख देता हूं मैं, प्लेट 2 प्लेट 2। चलो उसके बाद आ जाओ सबसे ऊपर से शुरू। प्लेट 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है? 1 के साथ। 1 और किससे कनेक्टेड है? 3 से सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में 3 के ये 1 ड्रॉ कर दिया है, ये हमने भैया ड्रॉ कर दिया है 3। बहुत सही, शानदार। 3 की शेयरिंग किसके साथ हो रही है? 4. 4 के साथ भी हो रही है और 2 के साथ भी हो रही है। तो क्या कर दो, 3 के शेयरिंग 2 के साथ भी दिखा दो और यहाँ पे 4 के साथ भी दिखा दो। भैया ये ऊपर वाली प्लेट हो गई 4, और 3 को 2 बार ड्रॉ करना था। 2 की शेयरिंग 3 के साथ भी हो रही थी, तो ये 3 की शेयरिंग इसके साथ कर दी। अब लास्ट चीज बची भैया, 4 किससे कनेक्टेड है? बैटरी के इस पॉइंट से। अब काफी लोग बताता हूँ क्या गलती करते हैं, काफी लोग इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि पिछले वाले डायग्राम की आदत पड़ गई। अरे भैया मेरी प्लेट 3 पॉइंट बी से कहाँ कनेक्टेड है?
आपके हिसाब से तो मेरी प्लेट 3 पॉइंट बी से कनेक्टेड हो गई, लेकिन मेरी प्लेट 3 पॉइंट बी से कनेक्टेड है ही नहीं। तो क्या ये डायग्राम सही है? गलत। तो प्लेट 3 किससे आएगी? प्लेट 3 से ही तो आएगी। तो कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा कि भैया प्लेट 3 से ही आ रही है। क्या ये डायग्राम समझ में आ गया अब आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सी और ये सी, तो अब की बार पहले दोनों पैरेलल में होंगे। तो मैं लिख रहा हूं सी डैश इज इक्वल टू सी प्लस सी टू सी। उसके बाद फिर ये लास्ट वाला किस में जाएगा? Parallel. सीरीज में Series लास्ट में. वाला। तो सीरीज के लिए हो जाएगा 2c इंटू सी डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी। तो भैया यह हमारे पास आंसर आएगा 2/3c, और c की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, दैट इज एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। चेक कर लो सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है कैसे डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने? Yes, sir. Clear है. Yes, sir. बढ़िया यार, बढ़िया डन सर। बढ़िया। चलो, No, sir. नहीं कर लो आराम से, टेंशन वाली बात नहीं है। Done, sir. डन। तो भैया अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन लो होमवर्क के लिए। Yes, sir. क्या कह रहे हो सर, आजकल आप थोड़ा सा होमवर्क देने लग गए हो, गलत बात है। चलो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आपको कंफ्यूजन ना हो, नंबरिंग कर देता हूं। ये प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे बस होमवर्क के लिए, मतलब इस वाले टॉपिक पे। ये लो भैया, फिर से प्लेट की नंबरिंग कर देता हूं। प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। सबका एरिया सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है। ये नोट डाउन कर लो डायग्राम। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डन सर। डन, Yes, चलो sir. बढ़िया यार। No, sir. कर लो आराम से कर लो। Sir, done. डन, चलो बढ़िया। तो यार एक काम करो, अभी टॉपिक पे आगे पढ़ाऊंगा, क्लास अभी खत्म। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट टॉपिक पे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बस हमारे यहाँ ना 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आप मेरे को एक बात बताओ यार, हम कैपेसिटर में करते क्या है? चार्ज स्टोर करते हैं ना। Yes, sir. बैटरी Yes, के sir. अंदर भी चार्ज स्टोर करते हैं। फिर बैटरी में और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है? फिर कैपेसिटर यूज ही क्यों कर रहे हैं हम? भैया क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कैपेसिटर के अंदर भी चार्ज स्टोर कर रहे हैं, बैटरी के अंदर भी चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो फिर बैटरी यूज कर लेते हैं ना, कैपेसिटर क्यों लेके आ रहे हैं फालतू में यूज में? क्या एडवांटेज है, क्या डिफरेंस है बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं डे टू डे लाइफ का। आप सबके घर में ये हुआ ही होगा यार, आप सबके घर में कभी ना कभी फैन का कैपेसिटर खराब हुआ होगा। नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए नहीं, आप सबके घर में कभी ना कभी फैन का कैपेसिटर खराब हुआ होगा। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो फैन फास्ट चलता है या स्लो चलता है? Slow चलता है. Sir, slow to fast. और अगर कैपेसिटर सही है तो आपका फैन प्रॉपर स्पीड में चलेगा, जिस स्पीड में आप चलाना चाह रहे हो। लेकिन याद रखना, अगर कैपेसिटर खराब हो गया तो फिर आपका फैन फास्ट नहीं चल पाता, आपका फैन धीरे धीरे चलेगा। तो जब फैन खराब हो जाता है वो यही कहता है कि भैया कैपेसिटर चेंज करना है इसका। भैया आई होप सबके घर में ये हुआ होगा यार बहुत। Yes, sir. डन। तो भैया यही एडवांटेज है कैपेसिटर का। सुनो अब, नहीं
ऐसा कुछ नहीं है कि कैपेसिटर में कम चार्ज स्टोर कर सकते हैं या ज्यादा, ऐसा कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। सुनो यार, बैटरी के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बैटरी है ना हमारा चार्ज सप्लाई करती है, करंट सप्लाई करती है, लेकिन बैटरी लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियली सप्लाई करती है चार्ज। आई विल एक्सप्लेन। चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट वे में जाएंगी, थोड़ा समझो भैया। सपोज ये मैं पहले तो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे एक बैटरी ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दी एक बैटरी। बैटरी करंट प्रोवाइड करती है और करंट प्रोवाइड करने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे हमारे रिमोट के सेल्स हैं, वो भी तो बैटरी है। जब हम रिमोट को यूज करते हैं तो धीरे धीरे आफ्टर अ यूसेज बैटरी का वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बैटरी क्या कर जाती है, डिस्चार्ज कर जाती है। ये भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, फोन। भैया आपका फोन 100% चार्ज है, लेकिन आप फोन यूज करते जा रहे हो तो क्या 100% ही रहेगा या डिस्चार्ज हो जाएगा? Discharge. डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यार एक चीज याद रखना, आपका जो फोन डिस्चार्ज हो रहा है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है या सडनली 100 से वैल्यू डायरेक्टली जंप कर जाती है 0 पे? So धीरे धीरे. धीरे धीरे। तो यार यही एक दिक्कत है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का मतलब समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का मतलब करंट को सप्लाई करने की बात कर रहा हूं मैं। तो यार याद रखना, ये ग्राफ है ना हमेशा एक्सपोनेंशियल बनता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि भैया हमारी बैटरी लीनियर फॉर्म में, मतलब विद इन वन शॉट फुल करंट नहीं देती, वो धीरे 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 करंट की वैल्यू को इंक्रीज कराती है। क्या भैया ये चीज समझ में आ रही है आपको? नहीं, अभी क्लियर नहीं हुई ये चीज। भाई थोड़ा तो बोलो हाँ या ना। फिर रिपीट कर दो। रिपीट। आप एक काम करना भैया, आप है ना अपने फोन आप 100% चार्ज करना और फिर उस फोन को एक दिन के लिए ऐसे स्टैंड बाय मोड पे छोड़ देना। स्टैंड बाय मोड पे यूज मत करना। उसके बाद क्या करना भैया, सेटिंग्स में जाना, बैटरी यूसेज का ग्राफ चेक करना। बैटरी यूसेज का मतलब कि बैटरी कैसे डिस्चार्ज हो रही है। तो याद रखना यार, बैटरी जो डिस्चार्ज होती है ना वो एक्सपोनेंशियली होती है। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन की तरह वेरी नहीं करेगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई है? पहले ये बताओ। Yes sir. जो मेरी बैटरी करंट सप्लाई करेगी वो भी कैसे करेगी, वो भी एक्सपोनेंशियली ही करेगी। मतलब इसके साथ दिक्कत क्या है एक्सपोनेंशियली के साथ? भैया दिक्कत ये है कि बैटरी है ना विद इन वन शॉट फुल करंट नहीं देती, बैटरी धीरे धीरे करंट की वैल्यू इंक्रीज कराती है। तो अगर मैं, जैसे मेरा फैन है, अगर मैं अपने फैन में कैपेसिटर कनेक्ट ना करूं, सिर्फ नॉर्मल बटन से स्विच ऑन कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो घर में करंट आ रहा है वो धीरे धीरे फैन को सप्लाई होगा, तो फैन काफी देर तक धीरे धीरे चलेगा। फिर जैसे जैसे उसको करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तब जाके वो फास्ट होगा। सिमिलरली सपोज आपकी ट्यूबलाइट में कैपेसिटर नहीं है, जैसे मैंने कल बताया था ट्यूबलाइट में कैपेसिटर इस तरीके का होता है। अगर आपकी ट्यूबलाइट में कैपेसिटर नहीं है, आपने स्विच ऑन किया तो उसी वक्त ट्यूबलाइट ग्लो नहीं करेगी। स्विच ऑन करके छोड़ दो, 10-15 मिनट बाद जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तब जाके आपकी ट्यूबलाइट ग्लो करेगी। तो क्या आप यही चाहते हो कि मैं स्विच ऑन करके छोड़ दूं और ट्यूबलाइट भैया तू 10 मिनट बाद चल आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत वेला हूं? क्या आप ऐसा चाहते हो? No, sir. No sir. तो भैया बस यही दिक्कत है बैटरी के साथ। सिमिलरली पता है यही सेम दिक्कत हम यूज करते हैं कैमरेज में। कैमरा पहले क्या होता था, पहले ना कैपेसिटर पता ही नहीं था लोगों को, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, इन 80s वगैरह। तो वो कैमरे में क्या करते थे, बैटरी यूज करते थे, तो जब वो क्लिक कर देते थे तो धीरे धीरे करंट सप्लाई होता था। तो उस केस में ना एक फोटो क्लिक होने में कम से कम भैया 5 मिनट लग जाते थे। तो आपको 5 मिनट तक ऐसे पोज देना पड़ेगा तब जाके आपकी एक फोटो आएगी। क्या समझ गए ये चीज? यस सर। तो अब मैं ये तो नहीं चाहता ना, मैं तो ये चाहता हूं ना मैं फटाफट क्लिक करता रहूं, इंस्टेंट बहुत सारी फोटोज आ जाएं। तो करंट हमें विद इन वन शॉट चाहिए या धीरे धीरे चाहिए? Within one shot. विद इन वन शॉट चाहिए। तो भैया यही काम होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या करता है, वो बैटरी की तरह धीरे धीरे करंट नहीं देता, वो विद इन वन शॉट करंट देता है। इसलिए हम हर जगह करंट कैपेसिटर यूज करते हैं। अब हम हर जगह ना बैटरी और कैपेसिटर दोनों को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अभी खाली कंडक्टर है, ये तो दोनों न्यूट्रल है।
तो बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा, ये कैपेसिटर मेरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। बैटरी पहले इसको चार्ज प्रोवाइड करेगी। कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया, मैं बटन को प्रेस करूंगा तो कैपेसिटर विद इन 1 शॉट पूरा करंट देगा और मेरे पास इजीली चीजें उसी वक्त स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ट्यूबलाइट में कैपेसिटर यूज करने का पर्पस क्या है, मेरे घर से करंट आ रहा है मेन सप्लाई से, उसने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा कैपेसिटर उसी वक्त करंट देगा और मेरी ट्यूबलाइट उसी वक्त इंस्टेंट ग्लो कर जाएगी। सेम चीज फैन के साथ हो रही है, सेम चीज कैमरेज वगैरह के साथ हो रही है, सेम चीज आपके टीवी रिमोट में बैटरीज और कैपेसिटर दोनों यूज होते हैं। इसलिए आप जैसे बटन दबाते हो चैनल चेंज हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो भैया बटन दबा के रखो थोड़ी देर तक और आराम से 5 मिनट बाद चैनल चेंज हो जाएगा आपका। आई होप कैपेसिटर का पर्पस सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम कैपेसिटर को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, Battery. बैटरी क्या Battery. करती है, Current. देती. बैटरी कैपेसिटर को क्या करेगी, पहले चार्ज करेगी, क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पहले क्या थी, न्यूट्रल थी। तो भैया इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसका हमें एक डेरिवेशन न्यूमेरिकल मतलब वो करना है, फॉर्मूला करना है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अब आप कॉन्सेप्ट समझना कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर प्लेट है, मेरे पास ये दूसरी कैपेसिटर प्लेट है, ये अभी दोनों की दोनों न्यूट्रल है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इसके ऊपर चार्ज कितना है, आप कहोगे 0, इसके ऊपर चार्ज कितना है 0। इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स को मैं कनेक्ट करूंगा बैटरी से। तो भैया बैटरी क्या करेगी, इन दोनों कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करेगी। मेरी प्लेट 1 पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Positive. इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Negative. तो ये हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जब हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही थी क्योंकि ये न्यूट्रल था, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही क्या किया है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर करा दी है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि भैया कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म के अंदर है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म के अंदर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। कौन से फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। क्या समझ में आ गया है आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट भी। Yes, sir. अब भैया पोटेंशियल जो एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर उसका फॉर्मूला लिख लो, उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। प्लीज फॉर्मूला लिख लो डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। दूसरा फॉर्मूला Q²/2C। फॉर्मूला तो इंटरचेंज करना आता है ना, जैसे C की वैल्यू Q/C वो रख दूंगा Q/V, या सिमिलरली V की वैल्यू Q/C रख दूंगा, तो हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। तो भैया ये तीनों फॉर्मूले आप देख लेना मैंने सही लिखे हैं या नहीं, ये काम आपका है चेक करना। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, तो इसलिए इसी फॉर्मूले को पकड़ के रखना, हाफ CV²। हाफ CV², जब भी किसी कैपेसिटर को चार्ज करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आ जाएगी उसके पास, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, तो हाफ CV²। बस आज के लिए इतना ही। अब चेक करो कोई दिक्कत कोई समस्या हो पूरे टॉपिक में तो